हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मोटरवीज। भाई आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन की। सो अभी आप सोच रहे हो स्कॉर्पियो एन हमने पहले भी किया था और फिर से स्कॉर्पियो एन का। बट एक चीज़ बता दूं यार, ये हमारा जो स्कॉर्पियो एन का है ना, ये 4x4 का रिव्यू करने वाले हैं। यानी कि हमारा जो इसमें जो डीजल आ जाता है, जिसमें स्कॉर्पियो एन Z8L उसकी बात हम करने वाले हैं, वो भी डीजल की। अब हालांकि इसमें पेट्रोल में भी आपका जो है ना, मतलब Z8L आता है, बट उसमें आपका 4x4 का ऑप्शन नहीं है। तो आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपका 4x4 है और डीजल में है, जिसमें आपका एम हॉक इंजन आ जाता है। और इसमें अगर हम पावर फिगर की बात करें तो पावर फिगर जो है इसका ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है, मैनुअल ट्रांसमिशन में सेम आपका 172 bhp आता है। बट अगर इसके हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें आपका 400 Nm का टॉर्क आ जाता है, और उसके मैनुअल की बात करें तो उसमें आ जाता है 300 Nm का, 370 Nm का आ जाता है। ठीक है, तो भाई आज हमारे पास जैसे कि ऑटोमेटिक है तो उसी की हम बात करेंगे, पूरी इसमें डिटेल जानेंगे। बिकॉज यहाँ पे इस गाड़ी की बात करें ना भाई, ये मतलब हल्की फुल्की ड्रिवन नहीं है, पूरी 26,000 किलोमीटर जो कस्टमर से ड्राइव किया है। तो उन्हीं से ना सारा एक्सपीरियंस हम पूछेंगे कि भैया अभी तक इसका जो 26,000 में उनको क्या क्या मतलब इशू आए हैं, क्या नेगेटिव हैं, क्या पॉजिटिव है, सारी चीज़ें बात करें। बिकॉज अगर हम यहाँ पे 4x4 की बात करते हैं तो हमारा बहुत ही मतलब सिलेक्टेड ऑप्शन है जो कि हम 4x4 में जा सकते हैं। जैसे MG ग्लॉस्टर जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्लस जीप कंपास आती है जिसमें 4x4 जाता है, लेकिन उसका तो प्राइस भी हाई है। इससे सेकंड थिंग क्या है, उसमें 5 सीटर जाती है, ये आपका 7 सीटर है। प्लस वो जो है थोड़ा आपका जो मोनोकॉक हो जाती है, ये आपका जो है लेडर फ्रेम है। तो अगर आप लेडर फ्रेम देख रहे हैं, 4x4 देख रहे हैं और एक अच्छी 30 लाख के बजट के अंदर देख रहे हैं, तो वो आपकी ये गाड़ी हो जाती है जो कि आपकी Z8L हो जाती है 4x4। ठीक है, तो भाई बात करते हैं इनके ओनर से, मिस्टर अभिनव से, और उनसे सारी चीज़ें हम जानते हैं, इसके नेगेटिव पॉजिटिव और अभी तक उनका एक्सपीरियंस कैसा है। कैसे रहो अभिनव भाई? बढ़िया भैया, बढ़िया। चलो, तो भाई ये है अपने अभिनव भाई, जिनकी एक गाड़ी है और अच्छी खासी उन्होंने ड्रिवन की है। 26,000 के आसपास आपने ड्राइव कर ली ना? हाँ, 26,400 किलोमीटर। 26,400, ठीक है। तो अभिनव भाई चलो स्टार्टिंग से हम थोड़ा सा करते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सी चीज़ें बता दी, इसमें कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं। कुछ और भी ऑप्शन है जो कि हमारे 4x4 के रह जाते हैं, जो कि ऑल व्हील ड्राइव में आते हैं। ठीक है, बाकी फिलहाल अभी आप इस गाड़ी को बताओ कब आपने ली थी एग्जैक्टली, और अभी तक कितना ड्राइव कर लिया, और वेरिएंट तो हमारा Z8L 4x4 है। ठीक है, तो जैसा आपने कहा Z8L डीजल 4x4 4 एक्सप्लोर जो बोलते हैं इसको, ये मैंने जनवरी में ली थी, जनवरी 10 को ली थी मैंने, 2023। और ये काफ़ी रिसर्च के बाद ली थी, क्योंकि पहली 4x4 गाड़ी ले रहा था। तो मैंने ऑल व्हील ड्राइव में विटारा देखी थी, और थार भी था एक ऑप्शन, बट थार 4 सीटर हो जाती है क्योंकि घर में सारे, और वो थोड़ा सा अपना वो वैसे अगर बोले तो एक एज ए फैमिली कार उसे कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल मोर ऑफ अ फैमिली कार व्हिच आई प्रेफर। एंड थोड़ा इसका लुक वगैरह देसी स्कॉर्पियो से, क्लासिक वाली से तो काफ़ी सही लगा मेरे को। तो इस वजह से ये ऑप्शन बनी। और कलर था या तो वाइट ले लो या कोई और ले लो, पर ये डिफरेंट कलर था, थोड़ा डिफरेंट, और मैट फिनिशिंग मेरी अलग से थोड़ा सा हाईलाइट। ये मैंने मतलब PPF वगैरह करवाई है इस पे, मैट थोड़ा मैट करवा के फौजी जैसी गाड़ी सी लग रही थी। तो सोचा ऐसे ही करवाते हैं। और बाकी तो मतलब यही था कि 4x4 ऑप्शन था। एक था कि अगर Z8 और Z8L में 4x4 आता है तो व्हाई नॉट गो फॉर Z8L, Z8 ही क्यों ले, उसमें आगे का एक कैमरा मिल जाता है, दोनों रियर और आगे पीछे दोनों मिल जाता है। 4x4 ऑप्शन है तो उसमें क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक में, और एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है, और 12 स्पीकर सिस्टम तो बहुत ही लाजवाब है इसका। तो यही था, 2-4 चीज़ें देखी थी, गाने सुने थे इसमें बैठ के। वो जो सबसे पहले होता है कि पहले गाने चेक करते हैं, तो वो किया तो पसंद आ गई थी। अच्छा, और एक चीज़ ऐसे आपने बताया कि ऑलरेडी आपने मतलब कुछ और मतलब काफ़ी टाइम से आप चेक भी कर रहे थे, तो इससे पहले आपने देखो रियल व्हील ड्राइव बताया जी, ग्रैंड विटारा, लेकिन वो तो इसके मतलब एक तरह से वो टाइप ही अलग हो जाता है, बॉडी टाइप। ठीक है, थोड़ा सा वो मतलब SUV कैरेक्टर तो है, लेकिन इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को। इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ी आपने ट्राई करी थी, मतलब ड्राइव वगैरह लेके? ज़्यादा तो नहीं करी थी। मैंने देखो एक तो ग्रैंड विटारा देखी थी, XUV 700 ड्राइव करके देखी थी, थार ड्राइव करके देखी थी। XUV 700 में लग्जरी तो थी, पर इसको चलाने के बाद वो मेरे को हल्की सी मतलब फीकी लगती थी। इसमें जो मतलब टोरा सा फील होता था ना, वो उसमें नहीं हो रहा था। थार तो थी, पर थार थोड़ा घर वाले भी अगेंस्ट थे, बोल रहे थे कि नहीं, थोड़ा मतलब बहुत लिमिटेड हो जाएगी गाड़ी, कहीं ले जाना, वो मतलब कैसा सिलेक्टिव सा हो जाएगा, 2 बंदे चले तो ज़्यादा कंफर्ट सही रहेगा, अगर 4 बैठेंगे तो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उस चीज़ को। ये बढ़िया थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी तक आपने जो चलाया है 26,000 किलोमीटर तक चलाई है। ठीक है, तो अभी तक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आपने इसे सिटी में भी ड्राइव किया होगा, हाईवे और अपना एक्सप्रेस वे भी ड्राइव किया होगा, तो एवरेज की हम बात करें तो एवरेज क्या दे रही है गाड़ी? अभी तक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर हम यहाँ पे स्टीयरिंग के कंफर्ट की बात करें, सीट के कंफर्ट वगैरह की बात कर ले, स्टीयरिंग के रिस्पॉन्स से कितना अच्छा फीडबैक है, मतलब कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, उसमें क्या ओवरऑल कहेंगे आप? देखो, सबसे पहली बात तो लैडर फ्रेम है, तो गाड़ी में रोल बहुत है।
बॉडी रोल है। स्लो स्पीड्स पे गाड़ी बहुत ज़्यादा झूलती है, मतलब इन कंपैरिजन टू क्लासिक ये कम है, बट आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसके पास सेडान्स थी, मेरे पास कोरोला ऑल्टिस थी पहले और बलिनो वैगनार, तो वो काफ़ी सीधी चलती हैं, गड्ढे भी आते तो वो उतना हिलती नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ लैडर फ्रेम ये। हाँ, ये लैडर फ्रेम की वजह से इसमें रोल बहुत है, पर हाई स्पीड्स पे बहुत प्लांटेड चलती है। मैंने इसे हाईवे पे चलाया, सिटी पे चलाया, मेरा ऑफिस गुड़गांव में हुआ करता था, तो वहाँ चलाई मैंने, मतलब घर से नोएडा से गुड़गांव जाना रोज़, बहुत कंफर्टेबल, मतलब कोई इशू नहीं, ऑटोमेटिक है, पावर इनफ है, तो मेरे को कभी भगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी कोई वैसे इशू नहीं आया। हाईवे पे लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, झांसी से इलाहाबाद सेम, मतलब एक दिन में हज़ार किलोमीटर भी मैंने किए हैं, टायर्डनेस फील नहीं होती। 5 लोग बिकॉज गए ऑफ थे। सीट कंफर्ट की बात कर रहे हो? हाँ, सीट कंफर्ट भी और ड्राइवेबिलिटी भी। अगर आप हाई स्पीड पे चल रहे हो तो गाड़ी में वो रोल नहीं आता, अच्छा। दैट यू नो द वन दैट यू फील इन लो स्पीड्स। तो वो मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इसमें। मैंने पहाड़ों पे चलाई, हामटा पास गया था स्नो के टाइम पे, आइस एंड स्नो। मैंने स्पीति करा हुआ है समर्स में, जहाँ पे इसी व्हीकल पे। तो स्पीति में क्या था कि वहाँ पे स्लो चलती है गाड़ी, 20-30 ज़्यादा ज़्यादा 40 चली गई, क्योंकि टेरेन ऐसा है। मनाली सिसु से मैं काजा गया था, तो बहुत ख़राब रास्ता था, मतलब बोनट तक पानी, एंड कहीं पे इसने फेल नहीं किया। कुछ जगहों पे मुझे लगा कि मैंने 4x4 एंगेज कर लिया, दिमाग में होता है ना कि कर लेते हैं, पर वो करा नहीं था। पर 4x2 में भी आराम से निकल गई। बाद में रियलाइज़ हो रहा है तो 4x4 में गई नहीं, अच्छा। और 4x2 में ही निकल गई। तो मतलब कॉन्फिडेंस था गाड़ी में। अच्छा। हामटा पास जब गया था, आइस में चलाई थी, तो पहली बार मैंने आइस में चलाई थी गाड़ी इतनी बड़ी। वैगनार और बलिनो वगैरह तो चलाई हुई थी, तो बहुत स्किड करती हैं, तो मन ही नहीं किया। जिप्सी वगैरह में बैठा हूँ, पर इसको चलाने के बाद बहुत अच्छी फील आई। एक जगह पे ऐसा भी था कि बोलेरो 4x4 जो कैंपर होता है वो फंसा हुआ था, अच्छा। और उसके पीछे थार फंस गई थी। वो साइड थे, मैं साइड से निकल गया आराम से, अच्छा, क्रॉल करता हुआ बहुत आराम से निकल गई गाड़ी, एंड आई वाज लाइक रियली हैप्पी अच्छा। कि ये प्रॉपर ऑफ रोडर्स हैं, बट मेरी गाड़ी लगा कि यार इतना पैसा लगाने के बाद थोड़ा वर्थ थोड़ा वहाँ पे खुशी हुई मुझे। ठीक है, और ड्राइविंग की बात है कि थोड़ी ऊंची सीटिंग है, मतलब मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट सेगमेंट था ये सेडान्स और हैचबैक के बाद, तो मेरे को तो काफ़ी मतलब अच्छा फील हो रहा था इसको चलाने के बाद। और एक चीज़ बताना यार, जैसे कि आपने बताया ऑलरेडी आपने स्पीति भी किया, हमतवास में बहुत सारी चीज़ें की, तो मतलब आपका 4x4 माइंड में था कि मुझे 4x4 लेनी है, या फिर इसको जब आपने ड्राइव किया तो आपको लगा कि यार ये परफेक्ट हो सकती है? देखो, नॉर्मल बात करूँ तो, अगर मैं आपसे ही बात करूँगा, 4x4 क्योंकि का आपने क्या ग्रांड फायदा है? विटारा बोला ना, ग्रांड विटारा की भी ड्राइव ली थी, तो ऐसा तो नहीं कि अगर हम 4x4 ही जाते तो हम जीवी देखते ही नहीं। ऑल्दो अगर हम 4x2 बोले में भी जा सकते हैं, वहाँ हाँ, पे 4x2 क्रेटा भी थी, वहाँ पे क्या बोलते हैं बलिनो भी देखी, पुरानी वाली इनोवा तो अभी भी 4x4 नहीं है, वो देखी। पर क्या था कि घर वालों से भी डिस्कस किया, घर वाले भी बोल रहे थे 4x2 ले ले, 1.5-2 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी तेरे को। पर मेरा ये था कि एक बार ले रहे हैं अच्छी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, 5-10 साल के लिए जितनी भी रखेंगे, और ऐसी लेते हैं कि कहीं जाएं तो ये डर ना लगे कि 4x2 है, फंस सकती है। मतलब सर्दियों में हम सिसु नहीं जा पा रहे, क्योंकि 4x2 है। इसका क्या है, अब जैसे मैं सिसु गया था, हमटा पास गया था, तो दिस वाज अ न्यू व्हीकल। अच्छा। लोगों को पता नहीं था 4x4 में भी है वहाँ पे लोकल्स को, तो लोकल्स मुझे रोकते थे, सर जिप्सी ले लो, आपकी गाड़ी तो जाएगी नहीं। पुलिस वालों ने रोक दिया था कि 4x4 ही अलाउड है, वो भी स्नो चेन्स के साथ। तो अभी भी मैं रखता हूँ, मतलब ये सब सामान मेरी गाड़ी में पड़ा रहता है कि कौन वैसे तो ऑलरेडी अगर पीछे देखा तो 4x4 एक्सप्लोर लिखा हुआ है। 4x4 है, पर क्या होता है वहाँ पे ना, वो बोलते हैं आपको चेन्स भी लेके जानी चाहिए। अच्छा। तो मैंने वो खरीद रखी हैं, वो प्लास्टिक वाले, वो क्लीट्स होते हैं, वो खरीद रखे हैं। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने मेरे को बोला कि 4x4 ही जाएगी सर, आपकी तो जाएगी नहीं। मैंने बोला सर 4x4 ही है। तो वो पुलिस वाला गाड़ी में आके बैठा, उसने देखा अच्छा कि वे डिफरेंशियल हाँ, कि वहाँ दिख रहा है, आगे आ रहा है नहीं आ रहा, तब उसने मेरे को जाने दिया। मतलब हमटा पास के लिए तो वो पर्ची भी कटवानी पड़ती है गवर्नमेंट वेबसाइट पे, तो ऐसे वहाँ पे हुआ था। तो मतलब लगता है लोगों को एकदम से पता लगता है, और मतलब काफ़ी केपेबल थी वहाँ पे, एकदम स्नो एंड आइस थी, और काफ़ी ऊपर तक चली गई थी, जहाँ पे सिर्फ जिप्सियाँ जा रही थी। जो पर्सनल फॉर्च्यूनर वगैरह भी लेके जा रहे थे, वो नीचे खड़ी कर रहे थे, पर मैं हिम्मत मार के देखी जाएगी, और हम वहाँ पहुँचते जा रहे थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हम वापस हो गए, क्योंकि शाम भी हो रही थी, और शाम के टाइम पे जमने लगा था सब चीज़, गाड़ी फंसने लगी थी, तो अब हम वापस हो गए थे। और उसके अलावा तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, और ये जो आपने 4x4 एंगेज किया था, वैसे तो क्या फुल कैपेसिटी के साथ किया था? मतलब कितने बंदे थे गाड़ी में? मैं और मेरी वाइफ थे सर। अच्छा। और हमने नॉर्मल 4x4, इसमें ड्राइव मोड्स आते हैं, स्नो, आइस, माउंटेन। अच्छा, वो मोड वाले। हाँ, और रट, मड। तो मैंने माउंटेन आइस वाले पे किया, और आराम से चल रही थी। थोड़ा सा ना, अगर मैंने नोटिस किया, जैसे जैसे इसके मोड्स चेंज करोगे ना, जैसे स्नो या नॉर्मल मोड है माउंटेन वाला, रोड एंड माउंटेन, फिर स्नो आता है, मड आता है, क्या बोलते हैं, सैंड आता है, तो हर किसी में आपको आरपीएम से पता लगेगा कि गाड़ी कहाँ पे टॉर्क ज़्यादा ले रही है, कहाँ पे कम ले रही है। इसमें 4 हाई 4 लो दोनों के ऑप्शन है। तो क्या बोलते हैं, जब मैं स्पीति गया था तो वहाँ पे एक जगह पे जाके 4x4 में भी मेरे को दिक्कत आ रही थी। 4 हाई में 4 लो लगाया, इट वाज क्रॉलिंग,
अच्छा विदाउट एनी इशू मैंने क्या बोलते हैं अपना ब्रेक से पैर हटाया, बहुत हल्का एक्सीलरेटर दे रहा हूँ एंड द कार केप्ट क्रॉलिंग। वहाँ पे तो मी, माय वाइफ, माय फादर एंड मदर, ऑल 4 ऑफ अस वर देयर एंड मेरा छोटा पपी है जर्मन शेफर्ड, अच्छा। हम उसको भी लेके गए थे एंड इट वाज कंफर्टेबल। और स्टीयरिंग कैसा रहा, मतलब स्टीयरिंग इस मतलब कि स्टीयरिंग मैं तो बात करें बहुत लाइट, है। हाईवे पे यू फील कि थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, मतलब एकदम से आपको ऐसे नहीं लगेगा भारी हो गया, बट हाँ वो डिफरेंस हाँ आता मतलब है। इसका जो कैरेक्टर है कि मतलब कि 80-90 से ऊपर जब जाते हैं हाँ, थोड़ा सा वो हार्ड हो हल्का जाता है, सा हार्ड अदरवाइज वो होता है वो। नॉर्मल रहता है जो। अब बात कर लेते हैं इसके माइलेज की, माइलेज क्या दे रही है, इतनी बड़ी गाड़ी है तो। आप हाईवे की बात करो तो मेरे को मैक्सिमम 15 तक मिली है, अच्छा कितनी स्पीड पे? अराउंड क्रूज 100। किया होगा हाँ तो? क्रूज पे डाल दिए अराउंड 100, ये यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे 100 पे डालो अपना क्रूज लगाओ, मेरे को 15 तक दी है, 15 पॉइंट कुछ भी गई है गाड़ी, अगर आप कंफर्टेबली जा रहे हो। अगर मैं जैसे स्पीति गया था और मैंने स्पीति में जो क्या बोलते हैं कुंजुम पास से आगे थोड़ा ख़राब होता है रास्ता, और फिर वहाँ पे वो सर्किट है की मॉनेस्ट्री और चीचम वगैरह का, तो वहाँ 4x4 पे चला रहा था मैं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़े रोड टूटे हुए थे लैंडस्लाइड की वजह से, तो वहाँ पे मेरे को आप ये लगा लो 5.5-6 का एवरेज मिला ओके 4x4 में। ओके। और नॉर्मल जब सिटी में ड्राइव करते नॉर्मल हैं? सिटी में अराउंड 11-12 के मैक्सिमम, आसपास। ये भी तब मैं जब बहुत हल्के पैर से चला रहा हूँ, पर अब जैसे गुड़गांव से यहाँ आना शाम के टाइम पे 2.5 घंटे लग रहे हैं मेरे को, वहाँ वो गिर जाती है 9 के करीब आ जाती है। मैंने सिटी में 8 भी निकाली है, जाम में ही फंसे, मतलब एक टंकी फुल करवा रहा हूँ, मेरी 500 ही नहीं चल रही गाड़ी, ओके 500 किलोमीटर। तो ये थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं, ड्राइविंग मोड कहाँ चला रहे हो। इंजन भारी है, आई एक्सपेक्ट इट, कुछ लोगों का होता है, मैंने देखा है कि वो ना एवरेज निकालते हैं, मतलब मेरे नोन में ही कुछ हैं वो एवरेज निकालते हैं, उनका डेफ इशू आने लगा, मेरा अभी तक डेफ इशू नहीं आया, क्योंकि मैं वैसे ही चला रहा हूँ जैसे गाड़ी को चलना चाहिए। इट्स अ हाई रेविंग कार, मतलब 2000 के ऊपर जाके इसके क्या बोलते हैं वो चेंज होते हैं, गियर चेंज होते हैं ऑटोमेटिक में, तो मैं उस हिसाब से उसे चला रहा हूँ एंड आई एम नॉट फेसिंग एनी इश्यूज अभी तक। ओके। अच्छा अभिनव भाई, ये तो आपने बताया माइलेज अभी दे रही है, ठीक है, इसके हिसाब से मतलब जो आप बता रहे हो 14 या 15 का माइलेज। अभी जैसे कि हमारा यूजली होता है कि हम सर्विस जो कराते हैं, सर्विस के बाद थोड़ा सा माइलेज इंप्रूव होता है, इंप्रूवमेंट की हम बात करें तो फ्रॉम स्टार्टिंग से ही ये माइलेज मिल रहा था, या कि आपने 10,000 की सर्विस कराई है फिर 20,000 कराई तो थोड़ा और माइलेज अच्छा दे रही है, उसका क्या है? हाँ ये बात तो है। अच्छा। पहली सर्विस तो आप ये देखो वो मेंटेनेंस वाली होती है 1000 पे, उस पर तो कुछ नहीं होता, कुछ वो नहीं, बस वो चेक तो करते यूजुअल हैं चेक्स oils वगैरह वगैरह, होते हैं। हाँ। फिर 10,000 पे करवाई थी, 10,000 पे भी मेरे को उतना डिफरेंस नहीं फील हुआ, जो 10,000 से पहले मिल रहा था वही 10,000 के बाद मिल रहा था, बट जो मेरा 20,000 से अभी 26,000 का है, इसमें मुझे माइलेज में इंक्रीज मिला है। अच्छा। जहाँ मेरे को सिटी में 8-9 चल रहा था, अब वो 11, 11.5, 12 मिल रहा है मुझे। ओके। और हल्के पैर से चलाऊँ तो मेरे को 13 पॉइंट कुछ भी मिला है, ठीक है। हाईवे पे मुझे 20,000 के बाद से ही ज़्यादा मिल रहा है, जो मैं 15 का आपको अब फिगर बोल रहा हूँ वो मेरा 20,000 की सर्विस से बात का ही है। मतलब मैंने बहुत सारे पोस्ट वगैरह देखे हैं कि उन्होंने टंकी फुल करवाई, उन्होंने 900 का दिख रहा है, पर मेरे को ऐसा कभी दिखा नहीं। ज़्यादा ज़्यादा मेरे को 800 कुछ दिखा है, एंड 800 भी वो जब चलाते हैं और आगे बढ़ती है गाड़ी, थोड़ा तेज़ होती है, एक्सेलरेट करना, ओवरटेक करना, उसमें वो घिटता भी बहुत जल्दी है। अच्छा अच्छा, ठीक। और पहाड़ों पे उसी हिसाब से, पहाड़ों पे तो मेरे को कुछ डिफरेंस पता नहीं लगा, जैसे मैं जब मनाली गया क्योंकि था, वहाँ पे थोड़ा सा इतना लो स्पीड पे चलता है तो ऑब्वियसली हाँ, माइलेज तो गिरेगा। मतलब फरवरी में मैं गया था, तब मेरी 1000 वाली हुई थी, 10,000 से पहले गया था मैं, तो वहाँ पे मेरी ओवरऑल एवरेज 10 के करीब आई थी। सब चीज़ मतलब यहाँ से मनाली, और मनाली से मैं वापस का बोल रहा हूँ क्योंकि मैं टैंक टू टैंक देख, और अभी जैसे मैं झांसी वगैरह गया था, झांसी से फिर इलाहाबाद गया, ये 20,000 के बाद की बात है, तो वहाँ मेरे को अराउंड 15 के करीब मिली थी। और मतलब मैं ऐसा भी नहीं हूँ, बहुत रैश ड्राइविंग करता हूँ, मतलब हल्का अपना जो स्पीड है, जैसे अगर ईस्टर्न पेरिफेरल पे गया वहाँ पे 120 की है तो 100-110 पे चला रहा हूँ, 120 भी नहीं भगा रहा, रोड के हिसाब से वहाँ पे बम्पी बहुत ज़्यादा है रोड, तो मतलब 20,000 के बाद ही मेरे को चेंज इम्प्रूवमेंट हुआ, जो 20,000 के बाद से इम्प्रूवमेंट आया। और इसी में यहाँ पे जैसे आप सर्विस की बात भी करी, आपने 10 सर्विस की 2 सर्विस आप करवा चुके हैं, तो महिंद्रा की ओवरऑल हम अगर एक्सपीरियंस की बात करें एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो आपने डिलीवरी ली थी वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था, और जब आप सर्विस कराने गए थे, हम इनिशियल सर्विस की बात नहीं कर रहे, जो आपने मेजर सर्विस कराई है 10 पे 20 पे, उस पर ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा, उसकी कॉस्ट क्या आई है इतने बड़े व्हीकल पे? हम डिलीवरी से स्टार्ट करें, डिलीवरी पे क्या? देखो डिलीवरी तो मेरी बहुत हैज़ार्ड थी, बिकॉज मैं ना बीमार था उस टाइम। अच्छा। और उन्होंने बोला गाड़ी आ गई है, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हफ्ते भर में मुझे गाड़ी मिल गई थी, हफ्ते 10 दिन में, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए गाड़ी ले जाइए, क्योंकि वरना स्टॉक में खड़ी रहेगी। मेरे को थोड़ा डर भी था कि स्टॉक में खड़ी में कोई कुछ ना हो जाए और एक्सटेंड हो जाए। तो 10 तारीख को मैं और मेरी वाइफ गए थे गाड़ी उठाने, और वहाँ पे तो उन्होंने बस फ़ोटो खींची, मेरे कैमरे से ही खींची उन्होंने, और मैंने झटपट अपनी डिलीवरी ली, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा इशू नहीं आएगा, मतलब जो टाइम आपको बताया था उसी टाइम में, क्योंकि यूजली इसमें ना
डिलीवरी का भी टाइम आ रहा है, जैसे आज बताया ये 6 महीने बाद की डिलीवरी मिल रही है या फिर उस पर भी थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो रहा है, तो आपने जिस पीरियड पे कराया था वही उसी टाइम पे मिल गई थी आपको? वो अवेलेबिलिटी पे था। अवेलेबिलिटी? अगर मैं वाइट या ब्लैक पे जाता, अच्छा। उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ वो मेरे को महीने बता रहे थे। हाँ हाँ। मैं नोएडा में भी देखी थी, ये तो मैंने क्या बोलते हैं दिल्ली से उठाई है गाड़ी। Okay. नोएडा में मेरे को 53 वीक्स बोला था। हम्म। 53 वीक्स तो मैं रुक ही नहीं सकता था, मेरे को झटपट गाड़ी चाहिए थी बिकॉज वी नीडेड अ डिफरेंट कार। तो दिल्ली में, और मतलब मैंने बहुत रिसर्च वगैरह किया, कुछ जानकार वगैरह से भी पूछा, उन्होंने मेरे लिए थोड़े हेल्प करी, तो उसके थ्रू मेरे को ये कलर मिला। ये कलर पे भी होता है, ये कलर लोग शुरुआत में आई गेस कम लिया है, अब तो काफ़ी ट्रेंडिंग हो गया है, बट शुरुआत में आई गेस ये कम लिया है क्योंकि ये काफ़ी जगह मेरे को खड़ी हुई मिली। ओके। तो जहाँ मेरी जान पहचान थी उनसे मैंने गाड़ी ली। डिलीवरी के टाइम पे मैंने पीडीआई भी करवाई थी। पे करके जो पीडीआई करवाते हैं उन्होंने सब चीज़ चेक करी थी। कितना लिया था उस पे जो? आई बिलीव उन्होंने मेरे से किसी थर्ड पार्टी से करवाया होगा थर्ड पार्टी से करवाया था, 2000-2500 के करीब लिया था मुझसे। अच्छा। उन्होंने सब चीज़ चेक करी थी। मेरे से वहाँ पे एक गलती क्या हुई, क्योंकि मेरे को पीपीएफ करवानी थी, तो अंदर की तरफ भी मैंने फुटवेल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे पीपीएफ करवानी थी, ग्लॉस वाली। ये तो मैट है, वहाँ ग्लॉस करवानी थी, तो मैंने वहाँ पे पन्नी छोड़ दी थी। तो हफ्ते भर बाद जब मैंने इसके लिए दी, पीपीएफ के लिए दी, उन्होंने जब पन्नी हटाई तो ड्राइवर साइड से पूरा पेंट ही उखड़ गया पन्नी के साथ। तो पूरा फुटवेल का जितनी पन्नी चढ़ी होती है इतनी लंबी, वो पूरा पेंट उखड़ गया। मैंने जहाँ से गाड़ी उठाई थी मैं वहीं गया, उन्होंने फिक्स करके दे दी। ये वाले आप इस एरिया की बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या था, चारों तरफ होता है ये। अच्छा। तो जब मैंने पीपीएफ करवाई, उन्हीं को बोला कि आप इसे उखाड़ देना और यहाँ पे पीपीएफ कर देना ग्लॉस वाली। इस पे थोड़ा सा वो भी आ रहा है थोड़ा सा। हाँ, ये इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे इतना पार्ट पूरा का पूरा ये पेंट हुआ है। ओके। ये पूरा मतलब पन्नी के साथ उखड़ गया था एंड दे वर नॉट रेडी टू बिलीव कि ऐसा हो सकता है। तो और ये पीडीआई में हमने कवर किया तो था, लेकिन पन्नी लगी थी तो हमने उसको हटा के नहीं देखा। हमने उसे चेक नहीं किया क्योंकि क्या करते हैं वो सब चीज़ चेक करते हैं, वो पूरा मीटर वगैरह लेके आते हैं, डेप्थ वगैरह सब चीज़ पेंट पूंट के लिए चेक करते हैं। पर ये वाली चीज़ छोड़ दी थी और यहीं पे मेरे को इशू मिला। आपने सोचा कि चलो पन्नी है तो क्या उसको हटाए, उसको पन्नी मतलब हमने इतनी गाड़ियाँ ली हैं, पन्नी तो हटनी है। तो अब वो था, वो रेडी नहीं थे अपना मानने के लिए कि ये इशू आ सकता है। मैं पन्नी साथ लेके गया था कि ये रही आपकी पन्नी। तो उसमें पेंट था, पेंट चिपका हुआ था। फिर उन्होंने कुछ इस पे उन्होंने बोला सर वारंटी में चेंज हो जाएगा, मतलब चेंज क्या, वो रीपेंट हो जाएगा। अच्छा। तो हुआ वारंटी में? हाँ जी, हो गया था। मेरे को कुछ पे नहीं करना पड़ा। 2 दिन के बाद उन्होंने मेरे को गाड़ी दे दी। अच्छा, ये गाड़ी वहीं पे ले आया, पेंट वेंट करके आपको दे दिया। तो कलर मैचिंग का ही आया है ना? हाँ, वो तो सब मैचिंग आया। ठीक। अच्छा, तो पेंट जो कराया था कंपनी से ही करवाया था ना? हाँ जी, जिस शोरूम से गाड़ी खरीदी थी वहीं से। अच्छा। और ओवरऑल ये तो आपकी बात हो गई डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, मतलब हैसल फ्री रहा, इतना कुछ इशू नहीं आया, सिर्फ इसको हम देखें एक्सेप्ट दिस, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं सर्विस की। 10,000 पे सर्विस हुई थी या 20,000 पे, उस पर कॉस्ट क्या आई थी और उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब डिले इन टाइम, जैसे डिलीवरी करने में आपको टाइम लगा हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? तो इसकी जो सेकंड सर्विस थी उसमें थोड़ा इशू आया था। अच्छा। मेरे को जो सर्विस, तो इस बार आपका जो एडवाइजर था वो अच्छा था या मतलब कोऑपरेटिव था? बात करें तो पहले मैं नोएडा गया था, ठीक है। पहली जो 10,000 वाली सर्विस थी वो मैंने नोएडा में करवाई थी। वो स्मूथ थी? हाँ, वो सही थी, उसमें कुछ था ही नहीं। मैंने गाड़ी छोड़ी, उन्होंने 2 घंटे बाद मुझे गाड़ी दे दी। अच्छा। 10,000 वाली जो सर्विस थी उसमें उन्होंने सुबह गाड़ी दी मैंने और शाम में दी, उसमें भी कोई इशू नहीं आया। मेरे को जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं मैंने बता दिए, उन्होंने मुझे फिक्स करके इसमें सॉफ्टवेयर वो भी कवर था जिसमें आपका स्पीकर में आवाज वगैरह कुछ इशू आ रहा था? वो सब रख, वो 10,000 पे उन्होंने फिक्स करके दिया था मुझे। 3-4 हज़ार तक नहीं आई थी, पर उसके बाद एक बार आई थी, बट उसके बाद नहीं आई। मेरे पास वीडियोस वगैरह भी मैंने ऐसे को भेजी थी। उसके अलावा फिर जो 20,000 वाली सर्विस हुई उसमें अलाइनमेंट का इशू था। पहले राइट में जा रही थी, फिर जब उन्होंने सही करके दी तो लेफ्ट में जा रही थी। और वो ऐसे थे कि मतलब जो मेरे को ऐसे मिला था वो मतलब वो ना मानने को राजी नहीं था कि गाड़ी लेफ्ट में जा रही है। बोल रही कि सर क्यों टेस्ट ड्राइव उसमें से? टेस्ट ड्राइव मैं ही चला रहा हूँ, उसे भी चलवाई। वो बोल रहे सर सड़क ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है। तो मैं थोड़ा वहाँ लड़ा। अच्छा। मैंने मैनेजर वगैरह को बुलाया क्योंकि मेरे को लड़ना पड़ा वहाँ पे। एंड मैनेजर आया, मैनेजर ने फिर मेरे को कोई और असाइन किया। वो सरदार जी बड़े अच्छे थे। उन्होंने फिर एक बंदा बुलाया जो सिर्फ अलाइनमेंट करता है। वो मेरे साथ बैठा, 5-10 मिनट हमने गाड़ी चलाई तो उसने खुद बोला कि सर अलाइनमेंट आउट है। अच्छा। उसने सही करा, फिर हमने 10-15 मिनट चलाई, फिर मतलब बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी थी एंड फिर जाके वो सही हुई और तब से अभी तक तो सही चल रही है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मतलब वही हो गया, आपने जो 4x4 एंगेज किया था या इधर उधर गए थे तो उसमें थोड़ा ये 4x4 का भी नहीं है। अब क्या था, मैं गांव गया था तो गांव में थोड़ा ज़मीन वैसी थी, टूटी उटी थी, तो मैं वहाँ थोड़ा तेज़ चला रहा था। रात का टाइम हो गया था, मुझे जल्दी घर पहुँचना था, तो वहाँ पे आई बिलीव वहाँ पे कुछ इशू आ गया। अच्छा। जिसकी वजह से वो अलाइनमेंट का इशू आया। ओके। तो इस बार जो सर्विस की कॉस्ट लगी थी वो कितनी आई थी? वो भी लगभग 7.5-8 के करीब आई थी मैक्सिमम, क्योंकि मैंने सब चीज़ सारे फिल्टर्स चेंज करवाए थे। वो तो बोल रहे थे सर सही है, पर मैंने बोल दिया था कि नहीं, क्योंकि 15,000 पे करवाया था
तो बोल रहे थे सर साफ़ ही आपने 15,000 पे करवाए हैं, वो हिस्ट्री में तो आ ही जाता है। मैंने बोला नहीं आप इन्हें चेंज कर दो। और क्या बोलते हैं, अभी मैं 25,000 पे भी करवा चुका हूँ। अब जब 30,000 वाली आएगी फिर करवा लूँगा फ़िल्टर चेंज। फ़िल्टर तो हाँ, थोड़ा सा आपको लॉन्ग रन रहता है तो थोड़ा सा ये है कि अपने को कॉन्फिडेंस आता है, चीज़ें ठीक रहती है, थोड़ा ना दब के चलने लगती है नहीं तो गाड़ी। ऐसे ही एक इशू मेरे साथ आया था जब मैं स्पीति से वापस आया था। वहाँ पे मेरे को पता नहीं डीजल अच्छा नहीं मिला, क्या अच्छा नहीं मिला, मेरे इंजन में से नॉइज़ आना शुरू हो गया। ओके। एंड जो मेरे को, जब मैंने आपको बताया दिल्ली में करवाया, तो दिल्ली वाला एडवाइज़र मानने को राज़ी नहीं कि ये इशू है। मैंने उसे फिर मैं लड़ा वहाँ पे भी, दूसरी जो डीजल थी उसमें बिठाया, मैंने बोला रेस दो, उसमें आवाज़ नहीं थी। मेरी वाली में चेन की सी आवाज़ और मतलब बहुत ज़्यादा डीजल वाली आवाज़ आ रही थी, विच आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कार दैट हैज़ ओनली रन 15,000। तो क्या बोलते हैं 15-20,000 से ऊपर ही हो गया था उसमें। तो तब उन्हें जब मैंने बोला कि ऐसे ऐसे इशू है, वो उन्होंने कुछ किया जिससे बहुत हल्की कम हुई। देन मैंने ना यूट्यूबर के वीडियोस वगैरह देखी, तो एक ना डीजल एडिटिव आता है, अच्छा, एमरॉन का, अच्छा, एम्स ऑयल का, सॉरी एम्स ऑयल का आता है, जो मैंने ट्राई किया। 3 टंकी में आवाज़ गायब थी। ओके। 3 टंकी फुल में वो एक एक बोतल डालता था मैं, और आवाज़ गायब। इसमें एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है, मतलब कि वो जो आपका था वो शायद ऑयल को फिल्टर कर देता हो या फिर जो भी है उसमें जो क्लीनर की तरह होता है, वो as a इंजेक्टर्स cleaner वगैरह को वाला क्लीन करता है, सब चीज़ करता है, वो थोड़ा स्मूथ करता है। मेरे पास एक बोतल अभी भी रखी है, इशू वगैरह आएगा कभी तो वो डालूंगा। उसके अलावा मैंने नोटिस किया है जब मैं नॉर्मल डीजल डलवाता हूँ, इसमें मैंने शुरुआत से वो डलवाया है, जो इंडियन ऑयल पे वो आता है ना एक्स्ट्रा ग्रीन, वो ही डलवाता हूँ मैं इसमें सिर्फ, क्योंकि मैंने नोटिस किया, अब या तो वो मेरा वहम है या क्या है, बट मेरे को लगता है जब मैं नॉर्मल डलवाता हूँ इसमें आवाज़ अलग होती है इंजन की, और जब मैं क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा ग्रीन डलवाता हूँ आवाज़ अलग होती है। तो वो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी। ओके। बट हाँ, मेरी पहली डीजल गाड़ी है तो मेरा वहम भी हो सकता है। आई वोंट सजेस्ट इट टू एवरीवन, बट मेरे लिए काम कर रहा है, सो आई एम यूजिंग इट। ओके। अच्छा, और एक चीज़ बताओ, जैसे आपने नॉइज़ वगैरह की बात करी, तो जैसे इतना बड़ी गाड़ी है, इतना 2.2 लीटर का इंजन है, ठीक है, 2198 आई बिलीव है ना, 2198 सीसी का इंजन है। तो इसमें कैबिन नॉइज़ वगैरह क्या है? डीजल का वैसे तो कैरेक्टर है कि हाँ नॉइज़ तो करता है डीजल इंजन, बट ओवरऑल अगर हम बात करें कुछ अंदर आवाज़, कैबिन नॉइज़ वगैरह कुछ आता है? देखो इंजन बड़ा है, पावर है, तो थोड़ी आवाज़ तो आती है, बट पता नहीं क्यों मेरे को ना इट सूदज माय माइंड, सूदिंग सी लगती होगी यार अब तो। क्योंकि ना वो ऐसा लगता है कि हाँ गाड़ी में पावर है, ये भगेगी। तो शुरुआत में थोड़ा लगता था डीजल गाड़ी थी, क्योंकि मेरी हिस्ट्री ऐसी रही है, बीच में मैंने थोड़ा टाइम डीजल वरना चलाई है, बट उसमें भी इतनी आवाज़ नहीं थी, वो काफ़ी रिफाइंड थी। क्रेटा भी मैंने सुनी है आवाज़, कैबिन में इतनी नहीं आती, इसकी आती है। थोड़ा मैंने अपने आप को भी मनाया कि आ सकती है, आनी चाहिए, अच्छी बात है। पर वैसे अगर आप कैबिन नॉइज़ की बात करो ऑन हाईवेज एंड ऑल, और जब हाई स्पीड पे होती है उतना कोई इशू नहीं होता। बट हाँ, अगर आप एकदम से खींचते हो, जब गियर डाउन जाके एकदम खिंचती है 3,000-4,000 जाती है, तब थोड़ा लगता है कि कैबिन में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बट उसके अलावा इट्स वेरी स्मूथ। ओके, ओके। काफ़ी रिफाइंड। अच्छा, और ओवरऑल अगर जैसे आप यहाँ पे मतलब लॉन्ग रन भी करते हो तो बूट स्पेस वगैरह थोड़ा सा नहीं लगता हो, बूट स्पेस वगैरह थोड़ा सा कम है, या फिर आपको यहाँ अगर पीछे की सीट अगर पूरा रिक्लाइन कर देंगे तब तो बूट स्पेस आपका हो ही जाता होगा? अगर देखो मैंने ना बहुत कम इसमें लॉन्ग टूर्स करे हैं विद मोर देन 4 पीपल इन द कार। तो जब मैं अगर मैं मनाली या स्पीति किसी की भी बात करूं, जब भी मैं मतलब 3 लोगों के साथ भी गया हूं और हमारे बड़े बैग्स हैं, तो मैंने सीट निकाली है, क्योंकि सीट के साथ भी उतनी जगह नहीं बनती। अच्छा, मतलब सीट के पीछे की जो सीट्स हैं ये निकल भी जाती है ना? हाँ, ये मैं निकाल देता हूँ। अच्छा, ये बोल्ट हैं 2, अच्छा। 2 4, इनको खोल दो, हाँ, सीट निकल जाती है। ओके, ओके, और ये मैं खुद ही लगा देता हूँ, ओके। और कोई इशू भी नहीं है, कोई हिलावट विलावट हाँ, नहीं है। ये सही है, मतलब काफी प्रैक्टिकल सी पर लगती है, इतनी इतनी भी चीज जगह- निकाल भी दिया और बाद में अगर कुछ ज्यादा सामान है उसको हटा दो, अदरवाइज के साथ भी यूज कुछ कर इशू लो। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना बम्प्स है, ओके। इतनी जगह है आपके लिए, फिर इतनी सी जगह में तो कोई सूटकेस आता नहीं। तो मैं इसे निकाल ही देता हूँ, और मेरे लिए काफ़ी जगह हो जाती है, फिर मेरे को इशू नहीं आता। अब मैं प्लान कर रहा हूँ इस पे जो वो रूफ बॉक्स नहीं आता वगैरह ऊपर की साइड। हाँ, रूफ बॉक्स लगवा लूँ, वो मेरे को काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है। वैसे एक चीज बता दूं, यहाँ पे इसकी जो जो रूफ रेल्स वगैरह है ये एक तरह से फंक्शनली है। हाँ, ये practical क्योंकि roof हाँ rails है। पूरी मतलब अगर देखा जाए इसमें पूरे कैरियर वगैरह लगे तो पूरा यूज भी कर सकते issue नहीं हैं। आ अब इसकी लोडिंग कैपेसिटी क्या है वो एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को, मैंने चेक भी नहीं किया, बट ये है यानी हाँ ये आपकी फंक्शनल है, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए नहीं है, वो फंक्शनल है। सेकंड थिंग, अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे थर्ड रो जैसे हमने खोल भी रखी है, तो यहाँ पे इतनी लंबी गाड़ी है तो यहाँ पे एसी के वेंट्स तो नहीं है थर्ड रो में, सेकंड रो में तो चलो मिल जाते, तो उसमें एसी का मतलब पावर कैसा है? मतलब थर्ड जो रो के पैसेंजर है तो उनको थोड़ा सा क्लोस्ट्रोफोबिक तो चलो फील नहीं होता होगा, यहाँ पे मिरर वगैरह दिए, विंडोज़ वगैरह दिए हुए हैं, लेकिन एसी का फ्लो वगैरह आता है, कैबिन वगैरह शील्ड हो जाता है? हम 6 लोग गए थे नोएडा से हरिद्वार गर्मियों के टाइम पे, एंड जो बीच का एसी है इट्स लो,
ठीक है, तो क्या होता है वो पैरों पे पड़ता है या सीधा मुंह पे आती है, तो वहाँ एक इशू है। अच्छा। अदरवाइज अगर इसका ये प्रॉपर ब्लो पे ऑटोमेटिक पे करके अगर आप उसका टेम्परेचर सही रखो 23 24 इतना ही रखता हूँ मैं, तो पीछे तक कूलिंग बहुत इफेक्टिव है। मतलब पीछे वाले लोगों को पसीने नहीं आ रहे थे, दे वर लाइक रियली कंफर्टेबल। ऐसा भी नहीं था कि बहुत ठंडा था, पर हाँ जो बीच वाले थे वहाँ दिक्कत ये आ रही थी, जो बीच में बंदा बैठा हुआ है उसके सीधा ब्लो आ रहा था। अच्छा। तो उन्हें थोड़ा कम करना पड़ रहा था, बाकी तो इट वाज अच्छा, मतलब बीच वाले रो में ब्लोवर वगैरह दे रखे हैं हाँ, वहाँ पे मतलब इसमें ना डुअल जोन एसी दिया हुआ है, डुअल जोन एसी है, तो लेफ्ट साइड का अलग कर सकते हो, राइट साइड का अलग, और पीछे की जो यूनिट है वो भी कूलिंग यूनिट है। अच्छा। तो उसमें भी आप 1 2 3 4 तो कर सकते हो। टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, गर्म ठंड नहीं कर सकते, बट वो भी एसी का काम करती है, बढ़िया चलता है। और एक नंबर पे आगे का चलाता हूँ मैं, एक नंबर पे पीछे का चलाता हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ तो पूरा कैबिन ऐसा रहता है एकदम चिल्ड। अच्छा, जो थर्ड रो है वो कितनी ज़्यादा मेरा यूज़ हो जाती है? मतलब अगर बच्चों के लिए देखें तो ठीक है, कंफर्टेबल है, लेकिन हम बात करें कोई बड़ा बंदा बैठता है जैसे 5 8 5 9, तो वो कंफर्टेबल है? मुश्किल है, थोड़ा सा लॉन्ग रन के लिए मुश्किल है। वैसे तो काफ़ी जगह है, पर अगर आप यहाँ से मेरठ भी जाओगे ना तो उसमें भी इंसान थक जाएगा। मतलब सफारी में तो जैसा देखा जाए तो ठीक है, स्पेस वगैरह सफारी में तो बहुत सही है। अच्छा, एक चीज़ मेरे बताओ, यहाँ पे जैसे हमारे पास सफारी जो आ रही है अभी, जो नया वाला फेस लिफ्ट के बाद आया, यहाँ बहुत अच्छा है, इंटीरियर वगैरह भी काफ़ी इंप्रूव हो गया है, और स्टेयरिंग वगैरह भी पहले तो उसमें हाइड्रोलिक आता था, अब जो उसमें आने लगा है पावर स्टेयरिंग आने लगा है। अगर उसमें 4x4 आ जाए, वैसे आ नहीं रहा, अगर आ जाए तो इसकी सेल्स वगैरह में कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखो 2 हफ्ते पहले गया था मैं और मेरे भैया को ना ऐसे ही होता है कि चलो के देख के आते हैं। हमने हैरियर और सफारी देखी। द प्राइस टैग एसोसिएटेड विद इट 30 प्लस हो जाती है, 35 के करीब उसका टॉप मॉडल होता है। हाँ, वो मेरे को ना जस्टिफाइड सा नहीं लगा, बिकॉज एक मैं डिलीवरी वाली गाड़ी में बैठा, उसका टेल गेट नहीं खुल रहा था। अच्छा। डिलीवरी वाली गाड़ी का, उसी के सामने बंदा है, वो सर्विस एडवाइजर मुझे कह रहा है सर ये थोड़ा इशू है, उसका टेल गेट नहीं खुल रहा था। ठीक है, उसके स्पीकर में से लेफ्ट साइड से आवाज़ आ रही थी सर सर को जैसे फट रहा हो। एंड द सीटिंग आई डिड नॉट फाइंड इट एज कंफर्टेबल एज दिस कार। जो इससे पहले वाली सफारी थी दैट वाज माय फर्स्ट ऑप्शन। अगर उसमें 4x4 होता ना आई वुड हैव गॉन फॉर इट, मैं ये लेता ही नहीं। अच्छा। बिकॉज ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर इशूज। बट जो नई वाली थी मेरे को वो उतनी अपीलिंग नहीं लगी। वो बाहर से देखने में तो इट्स लाइक रियली, लेकिन अंदर से भी तो उसका इंटीरियर वगैरह देखा तो थोड़ा सा बहुत अच्छा। अब आप ये देखो आगे उन्होंने ना वो डिजिटल वाला दिया हुआ है बूट ओपनर, हम उस पर प्रेस कर रहे हैं, पीछे से आवाज़ आ रही है घट घट घट। अच्छा। तो मतलब 2-4 चीज़ें मैंने हैरियर भी देखी है, हम दोनों बैठ के वो भी देख रहे थे। मतलब वो मज़ा नहीं आया। और पीछे वाली सीट आई बिलीव उसमें शायद जगह कम कर दी है, बिकॉज मैं पुरानी वाली में बैठा था। पुरानी वाली में मैं 5'11", मेरा छोटा भाई 6'1" है, मेरे भैया 6 हैं, तो हम तीनों एक के पीछे एक बैठे, वी वर कंफर्टेबल। अच्छा। कि हम लॉन्ग राइड पे ऐसे जा सकते हैं। बट उस वाली में वो फील नहीं आई। उस वाले में वो फील नहीं आया था। अच्छा, फाइनली यार अभिनव भाई एक चीज़ और बताओ, यहाँ पे हम सस्पेंशन वगैरह की बात करें, ओवरऑल सारी चीज़ हमने कवर कर ली, सर्विस वगैरह भी आपने बता दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे सस्पेंशन वगैरह की बात है, सस्पेंशन कैसे है ओवरऑल गाड़ी में? क्योंकि चलो लेदर फ्रेम है जो कि थोड़ा सा बॉडी रोल तो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद भी अगर हम थोड़ा गड्ढे वगैरह देखें तो क्या उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं या फिर फील होते हैं अंदर सीट पे? मैं आपको अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अच्छा। वो फर्स्ट टाइम इसमें बैठे थे, वो एक गड्ढे के ऊपर से जाते हैं जिसके ऊपर से उन्हें बहुत स्लो करना पड़ता है। अच्छा। हम 40-50 की स्पीड पे उस पे से आराम से निकले, आराम से, उनको कुछ फील भी नहीं। तो मतलब जब स्पीड होती है ना गाड़ी में, तो वो लैडर फ्रेम वाला जो इफेक्ट है इसका रोलिंग वोलिंग वाला, वो काफ़ी कम हो जाता है। ओके। एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट ग्लाइड्स ओवर। स्लो स्पीड में बहुत ज़्यादा बाउंस और हिलना विलना है, विच इज़ ट्रू। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं है तो आई डोंट थिंक सो इट्स ट्रू, बट मैंने तो बहुत ज़्यादा फील किया। जिसके लिए मैंने इसमें चारों में रॉजर ऐप लगवाया था, जिसकी वजह से काफ़ी बॉडी रोल और बाउंसीनेस कम हुई है, काफ़ी कम हुई है। वो मेरे को काफ़ी सही चीज़ लगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हाईवे पे भी मतलब जैसे मैं गया हूँ, अब मेरे दोस्त के पास, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसके पास हैरियर है। हैरियर का जो हाईवे एक्सपीरियंस है इट्स वेरी स्मूथ, बट उसके बाद अगर आप इसमें बैठोगे ना यू विल बी लाइक दिस, हल्का सा बाउंस करते हुए जाते हो आप। जिसके लिए मेरे को थोड़ी आदत लगी। मतलब एक टाइम तो ऐसे होता था कि मैं अगर लॉन्ग ड्राइव से आ रहा हूँ, मेरी बॉडी फिर भी ऐसी फील करती थी कि मैं हिल ही रहा हूँ। पर रॉजर ऐप के बाद अब मैं यूज्ड टू हो गया हूँ। बट जो नया बंदा बैठेगा जो फील करेगा, क्योंकि मैं पुरानी वाली स्कॉर्पियो में बैठा हूँ, क्लासिक में, जो इससे पहले आ रही थी, अभी भी आती है, पर वो भी काफ़ी अपडेटेड है। बट उससे पहले जो आ रहा था उसमें बहुत बाउंस है और वो काफ़ी ज़्यादा हिलती डुलती है। तो उसके बाद तो दिस इज़ मच बिगर अपग्रेड। तो ये डिफरेंस है जो मैंने नोटिस किया। और एक चीज़ और कि जो इसका अपने हेडलैम्प है, अगर इसके स्टॉक के लिए तो थोड़ा सा थ्रो वगैरह कम है, आपने इसमें चेंजेस वगैरह कराया, मतलब चेंजेस की ज़रूरत पड़ी थी या फिर बहुत ज़्यादा आपकी हाईवे एक्सप्रेस वे रनिंग थी तो उस वजह से आपको लगा कि यार थोड़ा सा और इन्हांस होनी चाहिए, इसका थ्रो वगैरह और बढ़ना चाहिए, तो आपने इसे चेंज कराया? विद इन सिटी इट्स ओके। आप लो बीम पे चल रहे हो, इट्स
ऑल राइट, हाई बीम पूरा टाइम, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे Z8, ये वाला जो इसका स्टॉक है हेडलाइट, जिसमें एक प्रोजेक्टर आता है और एक रिफ्लेक्टर आता है, Z8 Z8L वाला, ये मैंने बहुत लोग देखे हैं जो हाई बीम पे ही चलते हैं, एंड आई नो कि वो ऐसे क्यों करते हैं, बिकॉज थ्रो उतना अच्छा नहीं है। हाईवे पे जब आप चल रहे हो, मेरा गाय से एक्सीडेंट होते होते बचा, द थ्रो इजंट फार, तो आपको हाईवे पे तो थोड़ा दूर का थ्रो चाहिए, बिकॉज यू आर सपोज्ड टू बी प्रिपेयर्ड एट दोस स्पीड्स। उस वक्त हम स्पीड भी रहते हैं और उसमें ज्यादा दूर तक का दिखना चाहिए, तभी हम स्पीड की वजह से आता है थोड़ा सा, सही में दिखना चाहिए कि आगे आने क्या वाला है। यू आर, अगर आपको दिख रहा है कि दूर गाय है, आपको दिख गई, तो आप प्रिपेयर हो जाओगी, मेरे को स्लो करके लेफ्ट से लेनी है, राइट से लेनी है, क्या करना है। पर आपको एकदम से अगर कोई चीज़ दिखेगी, यू पैनिक, वहाँ पे थोड़ा इशू आ जाता है। तो उस वजह से मेरे को, मतलब मैंने इसमें लाइटिंग में तो सारा ही चेंज करवाया हुआ है, मतलब कि दोनों आपने प्रोजेक्टर जो है ये आपने चेंज करवा रखे, दोनों प्रोजेक्टर। क्या कॉस्ट आया इसमें? दिस कॉस्टेड मी अ लॉट, ठीक है। मतलब एक तरह से यार, कुछ अगर एक्सीडेंट कुछ अगर होने से बच जाता, उसमें लाख रुपए भी आपने मेरी 15 दिन गाड़ी इस वजह से सर्विस सेंटर पे पड़ी रहे, क्योंकि इंश्योरेंस तो देखो करवाई है, पर वो 15-20 दिन तो बोलते ही है कि इतना लग जाएगा टाइम, उससे अच्छा ही अपग्रेड करा लो, एटलीस्ट कुछ तो बेनिफिट है। और दिस इज ओनली फॉर सेफ्टी। मैंने जब ये लगवाए, जिनसे मैंने लगवाया उन्हें बोला कि देखो ये ऐसे ना हो कि आगे वाले ट्रैवलर को इशू आए, ना पीछे से ना आगे से, बिकॉज मैं भी ट्रैवल करता हूँ और जो इश्यूज मैं फेस करता हूँ मैं नहीं चाहता कोई और करे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार, मैं खुद लोगों हाई बीम पे लोग ज्यादा अननेसेसरी यूज करना तो ठीक नहीं रहेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये दीज आर ब्रिलियंट। ये काफ़ी अच्छी वॉटेज का है जो मेरा हाई बीम में लगा हुआ है, लो बीम वाला सही है। मैंने इसके फॉग लैंप में चेंजेस करवाए हैं, ऑक्सिलरी लाइट्स हैं, इनका कवर था, क्योंकि मैं मोस्टली इन्हें कवर रखता हूँ, पर क्या है मेरी गली के कुत्तों ने वो कवर हटा दिए 2 बार, तो मैंने अभी ऑर्डर पे दिए हुए हैं, तो जब वो बन के आ जाएंगे तो मैं वापस लगा दूंगा। तो मैं ये तो बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि यही बहुत इनफ है मेरे लिए। ये इसमें मैंने RGB के केस में आप यूज करते हो, बहुत ज्यादा फॉग वगैरह होता है, हाँ, जैसे अभी मैं केदारनाथ गया था, तो मेरे को ऋषिकेश वाले रास्ते पे बहुत ज़्यादा फॉग मिला था, एंड मैंने सब मतलब सब चीज़ बंद करके बस इन्हें को चलाया था, दीज आर येलो, तो मतलब इट वाज गुड, मेरे को कोई इशू नहीं आया। मैं उन्हीं को ही चला के अपना पूरा रास्ता फॉग वाला पार कर दिया था। फिर मैंने हाई बीम चला ली थी, बंद कर दिया था। ओके। हाँ, क्योंकि क्या है, ये बहुत ज़्यादा लोड भी लेते हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ मेरी बैटरी में कोई इशू है, मेरा कोई फ्यूज़ उड़ जाए, तो इस वजह से मोस्टली बंद ही रहते हैं। मेरा ज़्यादातर इन पे ही है, रिले वगैरह के साथ सेफ ऑप्शन, एंड मेरे लिए काम कर रहे हैं बढ़िया। अच्छा, चलो लाइटिंग वगैरह आपने बताया कि अपग्रेड गए, मतलब कि वो है थोड़ा सा, आपको अगर लेते हो व्हीकल तो अगर आपकी हाईवे में रनिंग ज़्यादा थोड़ा सा वो लगता है। क्लासिक की लाइट्स आर रियली गुड। अच्छा, मेरे जीजा पे है क्लासिक, जीजा जी पे, तो उनकी गाड़ी की लाइटें बहुत सही हैं, येलो में भी दे आर रियली गुड, बट इसकी प्रोजेक्टर एंड हाई बीम के साथ वाइट का थ्रो, और जो इसमें फॉग लैंप में जो छोटा सा इतना सा प्रोजेक्टर दिया हुआ है, एंड दैट टू विद अ स्मॉल क्री लाइट, इट्स रियली बैड। तो मेरे को वो अपग्रेड चाहिए था, बिकॉज ऑफ ऑल द रन्स एंड एवरीथिंग दैट आई डू। अच्छा, चलो, तो इसको हटा के और कोई मेजर वगैरह कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं करा है, मतलब जैसे बाहर से तो ज़्यादा कुछ नहीं है। PPF है, ये मैंने लाइटों पे जो खर्चा किया ज़्यादातर ये किया है। एक डैश कैम लिया था आगे पीछे का, अंडर बॉडी प्लेटिंग करवाई थी जो मैंने कंपनी से ही करवाया। ये वाला बम्पर, ये प्रोटेक्टर है, इसकी जगह मेटल वाला भी आता है, बट उसका चलान वगैरह कटता है तो वो नहीं लगवाया, ये लगवाया। इस पीछे भी ऐसा ही लगा है, यही सब चीज़ें करवाई थी मैंने। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसका जो अभी एक्स शोरूम प्राइस है 25 लाख के आसपास कुछ एक्स शोरूम प्राइस पड़ जाता है अभी, यहाँ बढ़ने के बाद नहीं है। तो अभी आपको ऑन रोड आपको कितनी पड़ी? तो उस वक्त आपने 24 के आसपास ली थी, आपने जो ली थी वो लगभग आप लगा लो टुवर्ड्स द हाई एंड ऑफ 28 की पड़ी थी, 28 के आसपास। हाँ जी, और इसमें मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली, बिकॉज घर की पहली बड़ी गाड़ी थी, एक्सटेंडेड वारंटी ली, और जो इसके साथ बेनिफिट्स वगैरह आते हैं जो महिंद्रा देता है वो सब लिया था। सारी प्रोटेक्शन वाली चीज़ें लगवाई थी ऊपर से, और 2-2.5 लगे थे। अच्छा, एंड मतलब कि कंप्लीट पैकेज मिला था मुझे। 30 के आसपास आपको पड़ गया होगा। हाँ जी, थोड़ा उससे ज़्यादा ही होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ गया था। अच्छा, तो चलो यार, अभी हम इसकी प्राइस वगैरह को देख कर लेते हैं। अब जैसे 25 लाख कुछ का है, एक शोरूम है, और ये गाड़ी तक 29 के आसपास पड़ जाती है हमारे को, ऑन रोड पड़ जाती है। तो अभी के टाइम में आप इस गाड़ी को रिकमेंड करते हो? अगर आपसे पूछे कि इस गाड़ी को अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को सजेस्ट वगैरह करते हो इस प्राइस रेंज में 4x4? अगर देखो आपको 4x4 लेनी है इस रेंज में, थार वगैरह तो अलग सेगमेंट हो जाता है, अलग टाइप की गाड़ी हो जाती है, बट इस सेगमेंट में 4x4 में दिस इज़ लाइक वंडरफुल। और मतलब मेरे को ड्राइवेबिलिटी में इसमें कोई इशू नहीं है, आई एम कॉन्फिडेंट विद दिस व्हीकल। बट हाँ, जो इसके नुक्स हैं वो आ जाते हैं इसकी सर्विस के टाइम पे। सर्विस का यू हैव टू बी रेडी। आप अगर ये सोचो Hyundai या मारुति की तरह आप एक बार गए और वापस आ गए कोई इशू नहीं मिलेगा, दैट्स नॉट द केस विद इट।
यहाँ पे आप एक बार जाओगे तो दूसरी बार भी जाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा भी सकता है कि 2 दिन के लिए गाड़ी भी छोड़नी पड़े, अच्छा और वहाँ पे जाके जद्दोजहद, वहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसे आपकी बात सुन रहा है, कौन सा एक्चुअली समझ पा रहा है। सुन तो सारे ही लेते हैं। तो वो सब इशू मैंने जो फेस करे वो मैं सबको बोलूँगा जो भी खरीदेगा कि ये इश्यूज़ हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ ब्यूटीफुल व्हीकल। मतलब सर्विस वगैरह थोड़ा सा इंप्रूव हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं। सर्विस अगर इम्प्रूव हो जाए, सर्विस मतलब मेरे को लगता है कि वहाँ पे ना अभी भी पुराने लोग हैं जो पुरानी बुलेरो पे, पुरानी स्कॉर्पियो पे काम करते थे। उन्हें चाहिए नए लोग जिन्हें टेक्नोलॉजी का पता हो। अब मैं किसी को बोल रहा हूँ मैं 4x4, अब इसमें जो शुरुआत में मेरे साथ इशू आया था 4x4 एंगेज ही नहीं होता था। जिस ऐसे से मैंने बात करी उसे पता ही नहीं था इसमें 4x4 आता है। तो अब आप एटलीस्ट ये मेरा एक्सपेक्टेशन देखो कि ओ शिट मैं किससे मिल गया। तो ये था। फिर मैंने मतलब वहाँ पे जाके अगर मैं हर बार मैनेजर ही मांगूँ तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब कि अगर हम सर्विस के पार्ट जो कि बहुत सी मेजर चीज़ है, सर्विस तो अच्छी होनी चाहिए किसी कंपनी की, बट अगर उस चीज़ को हटाते तो व्हीकल जो कैपेबल भी है और उसमें कोई अभी तक इशू नहीं आया। इशू नहीं, मतलब मैंने इसे आइस, स्नो, हुड लेवल वाटर एंड गारे में, कीचड़ में और बहुत चलाया है, मेरे को कोई इशू नहीं आया। अच्छा अच्छा। वैसे फाइनली अगर महिंद्रा थोड़ा सा इसमें सर्विस वगैरह का जो है पार्ट वगैरह थोड़ा सा इसको इन्हांस कर ले, जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा बेटर कर दे, तो इसकी सेल्स वगैरह ओवरऑल जो है इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, तो एक चीज़ हमारा छोटा सा रिव्यू था जो कि बात करते काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, सो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह में कोई अगर इस तरह का 4x4 व्हीकल लेना चाहता है तो उनको ये वीडियो ना आप शेयर कर सकते हो, तो उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग।